राजनीति में आलोचना अनिवार्य है, लेकिन जब यह आलोचना जिसकी सीमाएं टूटकर व्यक्तिगत अपमान में तब्दील हो जाए तो सवाल खड़े होते हैं। और आज सवाल केवल बयानों पर नहीं बल्कि एक पुरानी राजनीतिक रणनीति पर है। कांग्रेस की एक रैली से जो आवाजें उठी, हम उन अमर्यादित शब्दों को दोहराएंगे नहीं, लेकिन वो शब्द एक बार फिर से उसी पुरानी पटकथा का हिस्सा लगते हैं जिसे कांग्रेस समय समय पर दोहराती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए विरोध को व्यक्तिगत गाली गलौच में बदल देना, यह कांग्रेस का कोई नया प्रयोग नहीं है। आप याद करिए, 2007 में मौत के सौदागर से लेकर 2017 में नीच व्यक्ति और 2019 में चौकीदार चोर है तक कांग्रेस नेतृत्व ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत और तीखे हमले बोले। हर बार व्यक्तिगत हमले जनता की सहानुभूति को प्रधानमंत्री के पक्ष में मोड़ते हुए नजर आए। बीजेपी इसे गुजरात के बेटे का अपमान या गरीब के बेटे का अपमान बताकर एक भावनात्मक लहर को पैदा करती रही है। सवाल यह उठता है कि क्या विकास, अर्थव्यवस्था या रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए ठोस एजेंडा खत्म हो चुका है क्या? सीधे व्यक्तिगत भर्त्सना का सहारा आखिर क्यों लिया जा रहा है? जब रैली कांग्रेस की हो, वहां से देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक नारे लगे तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी लक्ष्मण रेखा खींचने में असफल नजर आता है, या ये माना जाए कि ये सब कुछ जानबूझकर एक परीक्षण के तौर पर किया गया है? क्या इस बार ये गाली वाला डोज काम करेगा? बीजेपी आज कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है। उनका तर्क यह है कि ये नारे लोकतंत्र का अपमान है, तो कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर ऐसे शब्दों का समर्थन नहीं करते हुए अपनी बात को रखा है। आज दहाड़ में इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। तो आइए पहले आपके सामने दहाड़ की चर्चा के सवाल रखूंगी, फिर उसके बाद मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल आज यही है, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, मचा सियासी घमासान, फिर टूटी मर्यादा, ये कैसी सियासी भाषा? क्या मुद्दे हो गए हैं खाली जो पीएम को गाली? नए सियासी रीत, देंगे गाली, मिलेगी जीत, गाली पर खामोश, फिर किसका दोष? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता चारू प्रज्ञा मौजूद रहेंगी, ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा का हिस्सा रहेंगे, सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और स्टूडियो में प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैथिल साहब, आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। एक बार नहीं, बार बार प्रधानमंत्री के लिए किए गए अपशब्दों का इस्तेमाल, फिर उसके बाद ये कहना कि हम तो ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर समर्थन नहीं करते तो किसका साथ इन लोगों के पास है जो ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बार बार किया जाता है? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पूर्णिमा जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस की इस रैली में हुआ, ये सर्वविदित है। हम सबने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता, राजस्थान की जो प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं में से एक महिला हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में जिस प्रकार के अभद्र बयानों के लेकर वो चर्चा में आ गई। इससे पहले भी बिहार के अंदर चुनावों में आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जो है खड़े होकर मंच से प्रधानमंत्री जी की श्रद्धेय स्वर्गीय दिवंगत माता जी के विषय में आप शब्द कह रहे थे। उससे पहले कांग्रेस की खुद की राष्ट्रीय प्रवक्ता एयरपोर्ट पे यही नारा लगा रही थी,
जो आज यहाँ पर कांग्रेस की ये जिलाध्यक्ष नारा लगा रही हैं। उससे पहले कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने, कभी किसी ने कहा बोटी बोटी कर दूंगा, कभी किसी ने मौत का सौदागर कह दिया, और ना जाने कितने अपशब्द प्रधानमंत्री जी को कहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का प्यार सदैव बढ़ता चला गया। और जो आपने बोला ना कि किसकी शय है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। यही जो कहावत है चरितार्थ होती है कांग्रेस पे। जिस प्रकार की तू तलाक की भाषा राहुल गांधी प्रयोग करते हैं मंचों से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो उससे इंस्पायर होकर कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता के मुंह पे भी इसी प्रकार के अपशब्द आते हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक और आगे से लेके पीछे तक कांग्रेस की जितनी भी कार्यकर्ताओं की टोलियां हैं वो सब अभद्र गुंडों की तरह व्यवहार कर रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, सत्ता से दूर है। यही कारण है कि ये लोग इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग करके प्रधानमंत्री जी पर अपनी छाती को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन को ये नहीं पता, ये जितनी बार प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहेंगे, प्रधानमंत्री जी के लिए जनता के दिल में उतना ही प्यार बढ़ता बस यहीं से मैं अपना सवाल लेती हूँ। ईशान भी इस वक्त आ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ईशान, आपका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन प्रेम सर, पहले आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। जो बात अभी मैथिल साहब ने कही, इतिहास इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर जब जब व्यक्तिगत हमले किए गए तो उसका फायदा बीजेपी को ही मिला है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये बात समझ में नहीं आती? राजनीति में भाषा स्तरहीन होती जाए, किस हद तक कौन ज्यादा कितना नीचे गिरेगा, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, इस पर कोई लगाम है नहीं। लेकिन कम से कम ये तो समझना चाहिए ना विपक्ष को कि वो गलती बार बार ना दोहराए जिसका खामियाजा उसको उठाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात हो रही है कि जो गालियां होती हैं उसका फ़ायदा बीजेपी को ही मिलता है। तो विपक्ष क्यों बार बार गालियां देगा या दिलवाएगा? इसका मतलब है कि राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष पर इल्ज़ाम थोपे जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखा इस केस में भी हमने प्रियंका गांधी ने कहा भाई हम लोग तो मंच पे थे, किसी ने तो कुछ कहा नहीं, और किसी ने कहीं किसी टीवी चैनल के सामने कहा। तो इस देश में गाली को रोकने के लिए कौन से प्रावधान है, तौर तरीके हैं? क्या पुलिस मर गई है? क्या एफआईआर नहीं हो सकती है? क्या मुकदमे नहीं लग सकते हैं? अगर किसी ने बोटी बोटी काटने के लिए कह दिया तो प्रशासन और संस्थान ने उसके खिलाफ में क्या किया? इसका मतलब है कि राजनीतिक फायदा मिल रहा है, मजे लो और ऐसी गालियों को और प्रायोजित करो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए, चलते हुए टीवी चैनल में लाइव डिबेट में दक्षिण में, केरल में, भाई राहुल गांधी की छाती पे गोली मार देंगे, ये बात कही गई थी ना। तो क्या उसके, वो भी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कभी संसद को डिस्टर्ब किया? नहीं किया। तो ऐसा है कि नाक केवल नरेंद्र मोदी जी की है चूंकि वो सदन के नेता हैं, और नाक राहुल गांधी की नहीं है चूंकि वो सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं। ये सोचना पड़ेगा, सामूहिक रूप से सोचना पड़ेगा। अगर एक पैमाना लेना है तो सबके लिए एक समान रूप से, सबके लिए एक समान रूप से होना चाहिए। ठीक है, चारू भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चारू, आपका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन पहले ईशान आपसे समझना चाहती हूँ कि ज्यादा तकलीफ किस बात की है आज? कोई तो आत्ममंथन किया होगा। ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि प्रधानमंत्री के लिए किए गए अपशब्दों के इस्तेमाल का मुद्दा सदन के अंदर क्यों उठाया गया, या ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मंजू मीणा ने ये कहते हुए कि आज भी मैं अपने बयान पर कायम हूं और उसका जस्टिफिकेशन भी दिया, इस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री के लिए सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की गई। पूर्णिमा जी, सभी दर्शकों को और जितने पैनलिस्ट मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आपने बात करी कि तकलीफ किस बात की है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि राजनीति में उनको तकलीफ किस बात की है। क्या वो देश की संसद को चलने देना चाहते हैं कि नहीं चलने देना चाहते हैं? क्या वो व्यर्थ के मुद्दे उठाकर देश की संसद को रोकना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है पूर्णिमा जी जिसने विपक्ष में रहते हुए तो हंगामे किए और संसद को नहीं चलने दिया, और पहली ऐसी पार्टी है जो सरकार में रह के भी संसद को नहीं चलने दे रही है, स्वयं ही उसको हंगामा कर करके रोकने का काम कर रही है।
क्यों कर रही है? क्योंकि जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप नोएडा में रहती हैं, नोएडा आप दिल्ली एनसीआर रोज ट्रैवल करती हैं, आपने देखा है किस तरह से पॉल्यूशन दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। हमने ये देखा है किस तरह से जो हमारे देश का रुपया है वो डॉलर के मुकाबले रोज कमजोर होता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं किस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। हम ये देख रहे हैं किस तरह से जो पेट्रोल का दाम है उसको सरकार काबू में नहीं ला पा रही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल जो है उसके दाम उतने महंगे नहीं है, वो सस्ते में मिल रहा है देश को। अब रशिया से क्योंकि खरीद रहे थे तेल एक इनके अंबानी जो इनके एक दोस्त हैं, तो अब आप ये देखिए कि एक ऐसा मुद्दा, एक महिला, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और जितने मेरे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, जितने दर्शक सुन रहे हैं, वो भी इस बात से बड़े सहमत होंगे और मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाषा की मर्यादा राजनीति में लांघनी नहीं चाहिए। वो चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे वो कोई भी मंच हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या वो राज्यों की पार्टी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उसको भाषा की मर्यादा हमेशा कायम रखनी चाहिए, उसको लांघना नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये देखिए, होता क्या है, रैली के बाहर, कल मैं वहां पे भी मौजूद था, रैली के अंदर जो हजारों लोग मौजूद थे उतने ही लोग रैली के बाहर मौजूद थे। तो अगर कोई भी मीडिया या कोई भी रिपोर्टर या कोई भी इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट यूट्यूब जर्नलिस्ट भी थे, वो टिक टैक लेते हैं या किसी भी का भी वो एक बयान लेते हैं, तो आप उसको कांग्रेस पार्टी का बयान जोड़ के नहीं देख सकते। इसी तरह से बीजेपी में भी है। अगर मैं भाषा की मर्यादा पर आ जाऊं, मीरा को डिसोन कर दिया पार्टी ने, कांग्रेस से नहीं ताल्लुक रखती ना, अब वो डिसोन कर दिया आप लोगों ने इसके बाद। नहीं, बिल्कुल उनके बयान को हम डिसोन आपने करते हैं। बयान को नहीं, मंजूलता मीरा को डिसोन किया कि नहीं किया ये बताइए। बयान को नहीं, बयान को नहीं, महिला को डिसोन किया कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता के तौर पर कि नहीं किया, पार्टी से निष्कासित किया या नहीं किया, अनुशासनात्मक कार्रवाई की या नहीं की, ये कह देने से कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, तो क्या उसकी भरपाई प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके किया जाएगा? और प्रधानमंत्री को गाली देकर अगर ये सारे मुद्दे केटर होते हैं तो फिर दीजिए, फिर किसने रोका? लेकिन चारू सबसे बड़ी बात, एक मिनट आपने सवाल पूछा, उसके बाद आपने मैंने तो ये पूछा कि आपने नहीं की, मुझे तो जवाब पता है, मुझे मालूम है आप लोग को रील बनानी होती है, मुझे जवाब पता है कि एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता को खोटी सुनाई। आप सुन लीजिए जवाब भी इसका। बड़े छुई मुई प्रधानमंत्री है, राजनीति में इतना छुई मुई होना ठीक नहीं है। बड़े छुई मुई प्रधानमंत्री हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं फूफा जी की तरह। आप ये देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री की शब्दावली पे आ जाऊं और उनकी जो मर्यादा उन्होंने जो लांघी है प्रधानमंत्री पद की, उन्होंने जो गरिमा गिराने का काम किया प्रधानमंत्री रहते हुए, तो शर्म आ जाएगी चारू प्रज्ञा जी को और प्रधानमंत्री जी को स्वयं। कांग्रेस की विधवा, ठीक है, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। एक मिनट इसी बात की मैं बात कर रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं बचा रही, बिल्कुल नहीं बचा रही। अभी आपने जब ये किया ना, दरअसल क्या है ना, सुनिए ईशान त्यागी, आपकी पार्टी की परंपरा में ये शामिल हो चुका है कि लोगों पर व्यक्तिगत हमले करिए। आप लोगों की पार्टी की परंपरा में ये शामिल हो चुका है कि आप लोगों पर व्यक्तिगत हमले करिए। आपने फौरन कह दिया कि आपको छोटी छोटी रील बनानी होती होगी। आप लोगों की रीलें निकालूं क्या मैं? 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 सवाल मुझसे पूछेंगे जरा इस व्यक्तिगत हमले से ऊपर बढ़िए ईशान त्यागी, इस व्यक्तिगत हमले से ऊपर निकलिए। आप लोगों की 2000 की टीम होती होगी आप लोगों की रीलें निकालने के लिए, ठीक है? आपकी 2 लाख की टीम होती होगी आप लोगों की रीलें निकालने के लिए, और उनको सौंपिए ये काम, उनको सौंपिए ये काम, उनको सौंपिए ये काम उनको सौंपिए। व्यक्तिगत हमले करने से बचा करिए ईशान त्यागी, क्योंकि जब आप दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे तो आपके ऊपर भी छींटे आएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर उस कीचड़ की छींटे आएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा जब आप दूसरे पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। आपकी 2 लाख टीम पर मैंने सवाल नहीं उठाया, जो आपकी रील निकालकर उसको वायरल करता है। सो प्लीज मैंने आप पर नहीं, प्लीज, आपने कहा आपको रील निकालनी होगी, आपने ये नहीं कहा कि चैनल को रील निकालनी होगी। सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अपनी 2 लाख की टीम को बताइए कि उसको आपकी कौन सी रीलें निकालनी होती है। चारू प्रज्ञा, आपके पास आते हुए एक लंबा वक्त निकला है प्रधानमंत्री को लेकर किए गए अपशब्दों का इस्तेमाल, लेकिन बार बार जब इस पर बहस होती है तो विपक्ष ये कहता है क्यों हम अनोखे हैं जो हम अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी क्या करती है?
तो क्या ये लकीर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए होनी चाहिए? ये लकीर सत्ता पक्ष के लिए नहीं होनी चाहिए? लकीर सबके लिए समान है पूर्णिमा जी, और बहुत आदर के साथ मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे नेता के मुंह से किसी के मरने के लिए प्रार्थना, किसी को मौत का सौदागर बोलना, किसी को नीच बोलना, गंदी नाली का कीड़ा बोलना, रावण बोलना, इस तरीके के भाषा का कभी प्रयोग नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कांग्रेस ना ही केवल इस तरीके की भाषा का प्रयोग करती है, उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर उसको डिफेंड भी करती है। और ये बात अगर कांग्रेस की साइकी में, कांग्रेस के डीएनए में बस चुकी है, तो हमारे विपक्ष को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की सख्त जरूरत है। भाई, आप ये सोच रहे हो, चलिए आपका प्रधानमंत्री नहीं है आपकी पार्टी का, या आपकी पार्टी आज सत्ता में नहीं है, लेकिन एमपीज एमएलएस तो है, पार्टी में लीडरशिप तो है, ये नेतृत्व है आपका। इस तरीके से आप नेतृत्व दिखाते हैं कि जो सोसाइटी को लीड करेंगे, जो समाज के लिए काम करेंगे, जो राजनीति में आएंगे, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे और फिर उसको डिफेंड करेंगे। ना ही केवल वो मिस मीनू ने इस तरीके के बयान दिए, नारे लगाए मोदी जी के लिए, बाद में आकर डिफेंड भी किया। किस तरीके से डिफेंड किया आप उसको सुनिए, आप केवल नारों पर फोकस मत करिए। आप इस ब्लेटेंटनेस को देखिए कि हाँ, मैं आपके मरने की दुआ करूंगी, मैं नारे लगाऊंगी और मैं उसको जस्टिफाई करूंगी, मैं इसको ओके फील कराऊंगी, और फिर ईशान जैसे लोग आते हैं और इस पर चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, रामलीला मैदान के बाहर के इंसिडेंट को ईशान जी नकराना चाहते हैं, लेकिन अंदर भी तो इंसिडेंट क्या हुआ था? कल रामलीला मैदान में धमकी दी जा रही थी। तो ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस का नेतृत्व है। बाहर अलग तरीके के नारे लगा रहे, और अंदर क्या नारे लगवाए उन्होंने? अंदर इलेक्शन कमीशन के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के नाम को लेकर नारे लगवाए और उनको ओपन धमकी दी गई। आपने अगर वो क्लिप ना सुना हो या दर्शकों ने ना सुना हो, तो मैं अर्ज करूंगी कि आप ये दोनों क्लिप दिखवाइए, क्योंकि आपको सोच समझ में आएगा। जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी अपने देश के प्रधानमंत्री को ए मोदी, तू, अबे करके एड्रेस करता है, उस पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरीके की हरकतें करेंगे। पहले गाली देंगे, किसी के मरने की दुआएं देंगे, और फिर उसके बाद उसको आके जस्टिफाई करेंगे, और फिर अपने प्रवक्ता भेज देंगे इसको डिफेंड करने के लिए। थोड़ी बहुत इज्जत इनकी तब बची रहती अगर इस सारे हादसे के बाद इनमें से एक भी आगे आपके सामने ये बोलता ये गलत है और हमको नहीं कहना चाहिए। और मोदी तेरी कब्र को देगी, इनके कोई नया नारा नहीं है, ये पहले भी इस नारे को उठा चुके हैं और हम पहले भी इस पर डिबेट कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, इनकी सोच के उदाहरण के लिए पूर्णिमा जी, मैंने एक लिस्ट बनाई है भाजपा के नारों की और कांग्रेस के नारों की। मैं आपको कांग्रेस के नारे एक बार पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। पहला, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। दूसरा, सोनिया नहीं है आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। उसके बाद कांग्रेस फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स फॉर कांग्रेस। उसके बाद चौकीदार चोर है, फिर वोट चोर गद्दी छोड़, फिर इनकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जितनी आबादी उतना हक। इनकी सोच देख लीजिए। और भाजपा के नारे क्या होते हैं? हमारे रैलीज में क्या आवाजें गूंजती है? जय श्री राम की आवाज गूंजती है, भारत माता की जय की आवाज गूंजती है, वंदे मातरम की आवाज गूंजती है, मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग जिस तरीके की बातें करते हैं वो पॉजिटिव है, देश के लिए सशक्त देश बनाने के लिए एक रास्ता तय करती हैं। आप हर एक रैली में जाकर अगर रिकॉर्डिंग करेंगी ना, तो भाजपा की हर एक रैली में देशभक्ति की बात होती है, देशवासियों की बात होती है, भगवान श्री राम की बात होती है। इस सोच पे, जिस पे कांग्रेस आज तक काम करती आई है, पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी चारू, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार उसे एक भावनात्मक पहलू देकर उसी कही गई भाषा को अपने सियासी फायदे के लिए क्या किसी ने इस्तेमाल नहीं किया? ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा लगता है कि देश में इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं ही नहीं, आप इनके नेतृत्व को इनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करें, इनके लोग आपके नेतृत्व के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करें। मतलब आज की राजनीति तो फिर ईशान ऐसी होनी चाहिए। शायद सस्ती पॉपुलैरिटी है ये, आसानी से मिल जाती है। कौन जानता था मधु मीरा को? मुझे ये बताइए, कौन जानता था? आज मधु मीरा के, मंजूलता मीरा, माफी चाहूंगी, मंजूलता मीरा के नाम पर आज चर्चा हो रही है ना दहाड़ में। क्यों हो रही है? क्योंकि ये सस्ती पॉपुलैरिटी है इन लोगों की। इनको बैक करने की बजाय इन पर लीजिए ना डिसिप्लिनरी एक्शन, हटाइए, पार्टी से निकालिए, बोलिए कि नहीं करेंगे हम इसे एंडोर्स। बिल्कुल सही बात है आपकी। सस्ती पॉपुलैरिटी अगर कोई दे रहा है ऐसे लोगों को, तो वो भारतीय जनता पार्टी और देश का मीडिया दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, ना कांग्रेस पार्टी दे रही है। और आपको एक सस्ती पॉपुलैरिटी का उदाहरण मैं आपको अभी दिखा देता हूं, अभी सुना देता हूं आपके दर्शकों को। आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। आपने जो सवाल पूछा है वो ठीक है, मैं इससे कुछ कहना चाहती हूँ। आप ही कह रही है कि ये देखिए, नहीं देना चाहिए ना। नहीं, बीच बीच में ना बोलने देखिए, इस तरह से बात नहीं। हाँ, सुनाइए।
ये प्रधानमंत्री जी की है। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। ठीक है, रामायण इसका से रेफरेंस लेने में के समझ बाद गई, ऐसी इसका हंसी रेफरेंस में सुनने समझ का गई। ये आज रेफरेंस सौभाग्य आपने चारू समझ लिया, जो ये कहना चाह रहे हैं सस्ती पॉपुलैरिटी ये जिसकी मैं बात कर प्रधानमंत्री रही जी, थी। एक मिनट आप नहीं, सुन समझ लीजिए, गए, अब आपका सुनिए ना, रेफरेंस समझ गई। अब सुनिए, आपका अब रेफरेंस पूरी बात समझ गई। सुनिए। देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होके एक सांसद को, रेणुका चौधरी महिला सांसद को ये बोल रहे हैं, अगर वो हंस रही हैं तो सभापति जी उनको बोलने दीजिए, क्योंकि रामायण के बाद ऐसी हंसी बड़े समय बाद सुनने को मिली है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको आप देखिए कि रेणुका जी को बोलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। इन्हीं के एक सांसद ने दूसरे सांसद को लोकसभा में 2024 से पहले आतंकवादी बोला था और कटुआ बोला था। तब किसी ने, बीजेपी के लोगों ने हंगामा मचाया कि नहीं मचाया, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं से सोनिया गांधी, आप देखिए उनके बीच में नहीं बोलते, मेरे बीच में बोलते हैं। अगर आप करने की कोशिश, जवाब ही ले रही हूँ, जो आपने सुनाया उसका रेफरेंस आपके बोलने से पहले मैं समझ गई। मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, प्रधानमंत्री इतनी की समझ भाषा में, आपकी भी है और इतनी मैं तो समझ एक मेरी भी है। कार्यकर्ता जिसका कोई औचित्य आपका नहीं है, और संदर्भ देश के प्रसंग प्रधानमंत्री तो निकाल दीजिए ना, औचित्य नहीं है तो उसमें एक फर्क निकालिए, या एज अ पार्टी स्पोक्सपर्सन माफी मांगिए या निकाल दीजिए। दोनों में से कोई एक काम करिए, लेकिन दोनों में से हम कोई काम नहीं करेंगे। हम दोनों में से कोई काम नहीं करेंगे। तुच्ची भाषा बोल रहा हूं। हम ना निकालेंगे, अगर प्रधानमंत्री जी तुच्ची भाषा बोल रहे हैं, ना हम माफी मांगेंगे। चारू जवाब देंगे। कार्यकर्ता है वो भी तुच्ची भाषा बोल रही है, चारू प्रधानमंत्री जवाब तुच्ची भाषा पे उतर आए हैं। चारू जवाब देंगे। जी, मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने एक मिनट सुन लीजिए, आपने मेरा पूरा समय खा लिया है। मैं इमोशनल बोल रहा था है। जवाब, आप बीच में बोल रही थी। अब आप चारू प्रज्ञा जी के बीच में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, पूरा देश देखेगा। चारू अपनी बात का आपके जवाब, व्यूअर्स अपनी देखेंगे। बात रखेंगे। नैरेटिव गढ़ने की आदत ईशान त्यागी जो है ना, उसको स्टूडियो से बाहर छोड़ नहीं, बिल्कुल नैरेटिव गढ़ेंगे। रैलियों के लिए अगर रखिए, आप किसी उसको पॉलिटिकल अपनी पार्टी के प्रचार नैरेटिव प्रसार के लिए रखिए। ये नैरेटिव का खेल मेरे साथ मत खेलिए। आपने जो सुनाना चाहा, मुझे नहीं पता था आप क्या सुनाएंगे। आपने जो सुनाना चाहा, मैंने आपको सुनाने दिया। पूरा रेफरेंस समझ गई। क्या मैंने पलट के कहा कि रेणुका चौधरी ने संसद के बाहर भाव भाव जैसी बात क्यों कही? क्या मैंने रेणुका चौधरी का दोबारा नाम लिया? फालतू का नैरेटिव यहाँ मत प्ले करिए, बेवजह का नैरेटिव मत गढ़िए। यहाँ पर ये पॉलिटिक्स में अच्छा लगता है, यहाँ पर स्टूडियो से बाहर छोड़ कर आया करिए। चारू जवाब देंगे इस बात का। लेकिन अभी मैं देश भी देखेगा कि चारू प्रज्ञा के बीच में बोलेंगे। चारू जवाब देंगे। आप मुझे डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। इट इज दैट सिंपल एज दैट। आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे मैं इन्फ्लुएंस कम से कम ईशान नहीं होंगी, क्योंकि अगर आपको इतना ही इन्फ्लुएंस होना है तो मंजू मीरा को बाहर निकालिए पहले पार्टी से। अगर इतना ही इन्फ्लुएंस करना है तो बाहर निकालिए। बोलिएगा, चारू जवाब देंगी। जी, थैंक यू। पूर्णिमा जी, देखिए आप का जो सवाल था, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है। दोनों तरफ से कभी कभी टिप्पणियां अगर सुनने को मिलती हैं, तो आपने कभी मेरे मुंह से किसी गलत भाषा को डिफेंड करते हुए आपने मुझे सुना होगा, या किसी भी भाजपा के प्रवक्ता को सुना होगा गाली गलौज को डिफेंड करते हुए सुना है आपने? भाषा पे माफी कभी मांग नहीं लीजिए मेरी सुना बहन। होगा। मेरी बड़ी बहन पीएम की भाषा पे माफी मांग लीजिए, कोई बात नहीं, मैं भी माफी मांग लूंगा। आप वन ऑफ माय फेवरेट एंकर्स हैं और आपके डिबेट में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके शो में कांग्रेस का प्रवक्ता नॉनस्टॉप चिल्लाता रहेगा स्टूडियो में बैठकर, ये कोई तरीका नहीं है। इनके समय में मैं अपने समय का इंतजार कर रही हूँ। घर पे बैठ के थोड़ी किया जाता है राजनीति, स्टूडियो आ जाइए। ये अच्छा है कि जो स्टूडियो ना आए वो बाहर में बैठा है, वो घबरा कर बैठा है। तो एक सेकंड यार, तो आप अपना सब डिरेल करना बंद करिए। ईशान आपने कई बार स्टूडियो से बाहर बैठकर भी डिबेट की है, तो आप डर कर नहीं बैठे थे। क्या तरीका है? तो आप डर कर नहीं बैठे थे, आप डर कर नहीं बैठे थे, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं। मैं चिल्ला रहा हूं, आप स्टूडियो में हैं, तो वो स्टूडियो के बाहर है। जो स्टूडियो के बाहर है वो डरा नहीं है, और जो स्टूडियो के अंदर है वो ताकतवर नहीं है। प्लीज इसको डीरेल मत करिए, डीरेल मत करिए, जवाब लीजिए। डीरेल मत करिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए ना। अरे तो जवाब तो लीजिए ना भाई। चारू प्रज्ञा माफी मांग लीजिए पीएम की बात पे, तुच्ची भाषा पे। जवाब देंगे, मैं माफी मांगूंगा आज आपके चैनल में बैठ के सबके सामने। चारू जवाब देंगे। पूर्णिमा जी, प्लीज आप प्लीज एक बात समझिए, मैं बिल्कुल अपना स्तर ये नहीं मानती कि इस तरीके के इंसान के साथ मैं चिल्लम चिल्ली में फंसूं। आप इनको कंट्रोल कर दीजिए, क्योंकि अगर इनको किसी का आदर करना नहीं आता तो अपमान मैं करवाऊंगी नहीं।
डर के भाग ठीक है, जाइए, आपने कोई बात मुझसे नहीं, सवाल लेकिन हमारे पूछा है, नेता आपकी कहते हैं बात का लड़ो मैं मत। जवाब दूंगी, मैं जनता से बात करूंगी, मैं इस इंसान से एंगेज नहीं करना चाहती। आप अगर इनको कंट्रोल कर सके आपके तो मैं पास बात facts करती हूँ, नहीं है, वरना मैं इसलिए engage आदर नहीं के करना साथ चाहती साइन चारू आउट कर प्रज्ञा। देती हूँ, मैं जिसके ट्वीट पास करके facts कह होते हैं, दूंगी वो मुझे जो दूसरे अपनी के बातें facts को कहनी counter भी करता है है। और और engage भी ईशान करता है। त्यागी उस पार्टी से जाके आते सीखिए ये हैं अच्छे जो प्रवक्ताओं से 99 अपने। हारों आपके के भी बाद अच्छे भी आज प्रवक्ता है, मैं अपनी बोलता हूँ तारीफ उन करने बातों की को। कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमें तो ना ही सिखाइए राजनीति कैसे होती है ईशान जी, हमें ना ही सिखाइए। आप राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं ना, 99 पे आप लोग नाच रहे हैं, क्रिकेट का मैच नहीं है, सेलिब्रेट नहीं करनी होती इतनी 99 हार, में नाच ठीक रहे है हैं ना? आप। तो और ये हमें तो 240 बिल्कुल ही मत बैसाखियों पे सिखाइए। चल रहे हैं। अब मैं ये बात हमारी बोलूंगा पार्टी को तो आप कहेंगे आपसे कि नहीं नहीं ईशान राजनीति त्यागी सीखने आप की कोई गलत है जरूरत चारू नहीं है। प्रज्ञा। आपने ठीक है, मेरी पहली बात हम नहीं 99 सुनी। पे ना नाच रहे आपको हैं। हमें आपने न्याय मेरी ये पहली बात 240 नहीं पे सुनी। बैसाखियों पे लंगड़ा आप रहे हैं, बीच में वो बोलना ठीक चाहते है। थे, आपने कंटिन्यूअस वो ईशान वो बोला, गलत मुद्दे है। पर रहना आपने चाहती हूँ, कंटिन्यूअस पूर्णिमा बोला जी, बीच I में, will आपने not कंटिन्यूअस tolerate बीच में corruptions। बोला। नहीं, आपने चारू मुझे ने टोका जो ना। बोला corruption उसके tolerate नहीं काउंटर करती क्यों में बार टोका? आपने क्या आपने काउंटर 99 पे में नाचने पे एक भी बार आपने टोका? काउंटर में क्या ना 99 पे कहते नाचने पे हुए एक भी बार टोका? अपनी बात बोल दी। क्या 99 पे नाचने पे एक आपने भी बार नाना टोका? कहते हुए क्या अपनी बात 99 बोल पे दी। नाचने पे एक भी बार टोका? आपने मुझे बोल 10 दिया ये बार टोक दिया। बैसाखी के सहारे हैं, क्या मैंने आपको टोका? आपने बोल दिया ना, हाँ, तो मुझे बोलना बस पड़ा ठीक क्योंकि है, आपने नहीं बोला। अच्छी बात है, आपने अच्छी अपना बात है। काम नहीं किया तो है मुझे वो भी बोलना बैसाखी पड़ा। पे, क्या है करें? वो बैसाखी पे आपके हिसाब से आपने बोल दिया ना, बात आपके खत्म हो हिसाब से नहीं है गई। क्या मैंने तो बैसाखी नहीं पे? टोका, मैंने तो बिल्कुल मेरे मैं हिसाब sign से out तो आप कर रही हूँ, 99 पे मैं नाच इस नहीं रहे debate पर नहीं हैं, बैठूंगी, ठीक वैसे ही ठीक है? जैसे वो मेरे हिसाब से बैसाखी पर नहीं टोकना है। चाहिए तो था। मेरी मैं मेरी sign out साइड कर मत दूंगी, तय इस करिए। इंसान के साथ आप नहीं पार्टी में बैठूंगी, है ना, मैंने आप पहले भी अपनी बोला। साइड तय टोकना करिए। चाहिए था आप लेकिन। जिस पार्टी में है उस पार्टी की आपको साइड टोकना तय करिए। चाहिए, मेरी देश साइड देखता है। ईशान पूर्णिमा जी, त्यागी मैं की साइड नहीं मैं करूंगी। एक स्टेटमेंट देकर मेरी सब साइड आकर बीच में ईशान बोलते हैं। लोग त्यागी नहीं मुझे या रखें। चारू प्रज्ञा लेकिन जब या सूर्य बीजेपी प्रकाश के प्रवक्ता मैथिल बोलते हैं या तो उनको प्रेम नहीं रोका कुमार जाता। मेरी साइड तय नहीं करेंगे। मुझे इंस्टिगेट ईशान मत करिए। पहले चारू आप बोलेंगे। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इमोशनल नहीं होना चाहिए या इस तरीके के बयानों को फिर से नहीं उठाना चाहिए, मुझे एक बात बताइए पूर्णिमा जी, अगर हमारे सुनने में कुछ इस तरीके की बात आती है जो हमारे अपनों का, हमारे बड़ों का, हमारे सम्मानित लोगों का इस हद का अपमान करती है, तो क्या हम बोलेंगे नहीं? अगर ये हमारे माता पिता होते, हमारे परिवार में हमारे दादा दादी के लिए इस तरीके की भाषा का कोई प्रयोग करता, तो क्या हम बोलेंगे नहीं? तो ये क्या इन्होंने उम्मीद लगा रखी है कि आप मोदी जी को आके कुछ भी बोलेंगे? और मैंने शुरू में आपको लिस्ट पढ़कर सुनाई, ऐसा है कि वो लिस्ट सुनकर ना किसी का भी दिल बैठ जाएगा। इस तरीके के शब्दों के साथ हमारे मोदी जी को इन्होंने बुलाया है, और इनको क्या खुशी मिलती है मुझे पता नहीं। और कब्र खुदेगी, यही इनकी सोच है, यही इनका नैरेटिव है। पहली बात तो मोदी जी कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं इस्लाम में, तो उनकी कब्र कभी भी नहीं खुदेगी, ठीक है ना? अपना सोच समझ के अगर आप बयान दिया करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप गलत का साथ दे रहे हैं, आप गाली गलौज का साथ दे रहे हैं। को तू बोल के पुकारता हूं, तुम दूसरों को गाली देते हैं, उल्टी सीधी अनाप शनाप चीजें बोलते हैं, मैं उनको अपने साथ बिठाता हूं, उनसे हाथ मिलाता हूं, तुम भी गाली देने लग जाओ। ये आप सिखाना चाह रहे हैं, आप इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। और जब मैं आपसे ये स्पष्ट रूप से पूछती हूं, अभी भी जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे थे, उसमें एक गलत शब्द अगर हमारे नेता ने बोला हो, एक गलत शब्द, तो मुझे बता दीजिए, क्या इनको फर्क नहीं समझ में आता? कब्र खुदना और किसी और शब्द में इनको फर्क ही नहीं समझ में आता, ये इनकी सोच है। अच्छा, और ये कोई नई बात नहीं है। जिस दिन से मोदी जी आए हैं, अभी भी कुछ दिन पहले मोदी जी की एक फोटो इन्होंने वायरल करने की कोशिश करी थी, उसमें एक चित्र था, मोदी जी के हाथ में चाय थी, चाय की केतली थी, उसका मजाक बना रहे थे। तो मैं तो पूछती हूँ, आप मजाक किस चीज का बनाते हैं? आप डिग्निटी ऑफ लेबर का मजाक बनाते हैं, हमारे इस देश में जो गरीब हैं, मेहनत से काम करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। हमारे देश का एक हार्ड वर्किंग युवा अगर मेहनत करके देश का प्रधानमंत्री बनता है तो आप उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि आप तो राजसी ठाट से आते हैं, आपके यहाँ तो राजकुमार बनाने की प्रथा है। तो मजाक किस चीज का बनाते हैं? और ये बात हम क्यों नहीं पूछेंगे? हम बिल्कुल पूछेंगे। आप हर दिन टंकर को डिफेंड करते हैं, और ये मेरे बोलने की बात नहीं है, अब ये देश बोलने लगा है, तभी वक्ता फिर भी आके उन्हीं के नाम की ताली बजाते हैं। तो देश जवाब दे रहा है, अब मेरे जवाब देने की है, भाजपा की जवाब देने की जरूरत ज्यादा बची नहीं है। ठीक है ईशान, पहले आप जवाब दे दीजिए। 2007 से 19 ऐसे कई एग्जाम्पल्स रहे जब ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया गया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, नुकसान आपने देखा है। आप जब अदरवाइज जाके मुद्दों को उठाते हैं, वो मुद्दे जो जनता से जुड़े तो बहुत अच्छा चलते हैं, अचानक से कोई ना कोई आके उसको डिरेल कर देता है, डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। और जब मैं पूछती हूँ कि क्या आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, तो फिर उसका भी जस्टिफिकेशन। पूर्णिमा जी, कल की जो पूरी रैली हुई थी, मुझे लगता है आपके चैनल ने पता नहीं कवर करी कि नहीं करी, मैं देख नहीं पाया इस बात को,
लेकिन अगर आपने कवर करी होगी तो उसमें कई ऐसी बातें हुई थी, कई ऐसे हमने मुद्दे उठाए थे जो देश के लोकतंत्र से जुड़े हुए थे, जो देश की संवैधानिक संस्थाओं पे जो तलवार लटक रही है आरएसएस नाम की, उससे जुड़े हुए थे। अगर आप उनको मुद्दों को दिखाती या उन पे हम एक सार्थक बहस करते तो समझ आता। दूसरी बात, आपने उदाहरणों की बात करी और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी उदाहरणों की बात करी। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके सामने रैलियों से बयान है, महिलाओं के लिए कांग्रेस की विधवा ये उपहास उड़ाना है कि नहीं है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये उपहास उड़ाना है कि नहीं है, महिलाओं का मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे ये उपहास उड़ाना महिलाओं का है कि नहीं है। अगर भाषा की मर्यादा की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो एक बार अपने गिरबान में झांक लीजिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी एक सांसद को संसद में बैठ के सुर्पनखा से कंपेयर करने का काम करते हैं तो उस पर माफी मांग लीजिए ना, उस टुच्ची भाषा पे। मैं तो कह रहा हूं, अगर टुच्ची भाषा नहीं बोलनी चाहिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, किसी को भी टुच्ची भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा की मर्यादा में रह के ही राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री बेलगाम होकर इस तरह से महिलाओं का उपहास उड़ाएंगे और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो उनको ये कोई राय इस पे उनका कोई उनको वो नहीं बनता है कि वो ऐसी बातों से मुंह फुला के इतने छुई मुई हो जाए कि वो बैठ जाए और उसको सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश करें। ठीक है, ये सब और इन्हीं के बस आखिरी 5 सेकंड याद आ गया, इन्हीं के एक साथी अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले डिबेट में थे, परसों तरसों, उन्होंने हमारे एक प्रवक्ता महोदय को मां की गाली दी थी। सारे खुले एक प्राइवेट चैनल पे, एक टेलीविजन चैनल पे प्राइम टाइम शो में मां की गाली दी थी। ठीक है, और उस मतलब पे भी माफी नहीं सबको अगर हम मांगी। आधार वो आज भी मान के डिबेट में आ रहे हैं, वो आज भी डिबेट में बैठ रहे हैं। सबको अगर हम आधार मान के चले मैथिल साहब, फिर तो चाहे कबर खोदने की बात हो प्रधानमंत्री के या कैसे भी नारे उनके लिए लगे, फिर तो उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि रीत तो दोनों तरफ से चली आ रही है। देखिए पूर्णिमा जी, जिस प्रकार से ईशान त्यागी जी लगातार जस्टिफिकेशन दे रहे थे मंजू लता मीना जो हैं कांग्रेस की जयपुर सिटी की जिला अध्यक्ष हैं, वो महिला आपकी बात सुन ली गई है शान, आप स्क्रीन पर हैं, आपको दिख रहा है। मुझे नहीं पता, माइक भी आपका ऑन है। नहीं, आपका माइक नहीं, अब माइक यहाँ पर बंद नहीं होता और माइक कहीं पर भी बंद नहीं होता। आपकी आवाज बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। आप सबने सुन लिया। आप दोहराना चाहते हैं तो दोहरा लीजिए, आप दोहराना चाहते हैं तो दोहरा लीजिए, फिर दोहराना चाहते हैं तो दोहरा लीजिए। मैथिल जी, मैंने किसी को जस्टिफाई नहीं किया, मैंने कहा भाषा की मर्यादा में बोलिएगा मैथिल जी, और टुच्ची भाषा का प्रयोग नहीं करना। अब मैथिल जी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलिए मैथिल। नहीं बोला, हाँ मैं नहीं बोला, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, आप गलत मैसेज दे रहे हैं दर्शकों को। धन्यवाद मैथिल जी। लगातार जिस प्रकार से मंजुलता मीना जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस जयपुर कमेटी की, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, उनके बयान को जस्टिफाई किया। इससे पहले कांग्रेस ने दरभंगा में माइनॉरिटी जो मोर्चा है कांग्रेस का, उसके जिला अध्यक्ष, उसका नाम था मोहम्मद रिजवी, उसको जस्टिफाई किया जब माननीय प्रधानमंत्री जी की दिगंबर माता जी के विषय में आप शब्द बोले थे। और एक और मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए फोटो। ये फोटो में आपके कैमरामैन को कहूंगा एक बार फुल स्क्रीन दे दे। ये जो फोटो है ना, इस फोटो के अंदर पूरा का पूरा समूचा इंडी गठबंधन दिखाई दे रहा है। ये वो इंडी गठबंधन है जिसने की सनातन के सहयोग करने वाले एक जज के खिलाफ महाअभियोग की जो है वो कार्रवाई शुरू की। ये सब एक गैंग है। ये गैंग अपशब्द बोलते हैं इसमें। आपको देखिए, हिंदुओं को HIV, मलेरिया, डेंगू और न जाने कौन कौन सी बीमारियों से तुलना करने वाले, और इसी के साथ में खड़ी है कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा। मतलब इन लोगों की यही तो संगति है। वो कहते हैं ना कि एक जज के लिए सूर्य मैथिल जी कोई धर्म नहीं होता, ना सनातन धर्म होता ऊपर होता है, ना इस्लाम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई धर्म होता है, ना बौद्ध धर्म होता है। जयपुर महिला उसका धर्म सिर्फ संविधान होता है। महिला कांग्रेस जिला उसका धर्म अध्यक्ष सिर्फ संविधान होता है। जिनकी आप बात कर रहे थे, चाहे वो किसी को भी हो। हाँ, और प्रधानमंत्री जी एक एक गाली खाकर इस देश की सेवा कर रहे हैं। इस देश को 2047 तक विश्व गुरु और विकसित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और यही चीज इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ठीक है प्रेम सर, आपका कमेंट ले लेती हूँ।
वही क्लियरली पूरे के पूरे डिस्कशन में वही बात है कि हम बढ़ किस तरफ, हम प्रोग्रेसिव तो हो ही नहीं रहे हैं ना। हम जो जिसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उससे ज्यादा कहा, उसका बुरा ज्यादा था, हम तो इसी तरफ जा रहे हैं। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि नया न्यू नॉर्मल बन जाएगा फिर ये तो। देखिए, ये गाली देना, इसको रोकने के लिए हमारे समाज और देश में कोई नियम कानून नहीं है क्या? क्या भाई सत्ता में है ना, बीजेपी सत्ता में है, उनके पास शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है। अपोजिशन तो चीख सकता है कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है, हम अपोजिशन में है, सत्ता मेरे हाथ में नहीं है, पुलिस बात नहीं सुन रही है, वो गाली दे रहे हैं, वो जान मारने की धमकी दे रहे हैं, बोल सकता है। लेकिन जो सत्ता में है उनके पास तो सब कुछ है। वो एक्शन क्यों, वो इसको क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? इसलिए नहीं रुकवा पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी ओर की भी नैतिकता का वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो नैतिकता का पालन शायद वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए दूसरे से भी नैतिकता का पालन करवा नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके पास सारी एजेंसियां हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा ले सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर नहीं रोक सकते तो फिर सत्ता में क्यों? किसी जज ने हिंदुओं के फेवर में एक आदेश दे दिया, तो ये देखो पूरा का पूरा इंडी गठबंधन उनको हटाने के लिए पहुंच गया। मैथिल साहब, मुसलमानों के फेवर में आदेश देते हैं क्या? मैथिल साहब, ये ईसाइयों के फेवर में मैथिल साहब डिरेल नहीं होते हैं, डिरेल नहीं होते मैथिल साहब, हिंदुओं के फेवर में मैथिल साहब डिरेल नहीं होंगे। चारू आपका एक क्लोजिंग कमेंट लेके, रेड्डी कहते हैं, चारू आपका एक क्लोजिंग कमेंट लेके चर्चा को मैं खत्म करूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि भाजपा मतलब सनातन, और सनातन मतलब ठीक है मैथिल जी, ओके, ये याद रखिए। ओके मैथिल जी, ठीक है। चारू क्लोजिंग कमेंट आपका। पूर्णिमा जी, जो राजनीति का स्तर हाल ही में विपक्ष ने गिरा रखा है, जिस हद तक गिरा रखा है, जिस तरीके से ये लोग संसद के अंदर तमाशा करते हैं, केवल हमारे नेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका ही नहीं, उनकी स्वर्गीय माताश्री तक का अपमान करते हैं, और उसके बाद अपना नतीजा अपनी आंखों देखते हैं। मैं इसीलिए जब मुझको ये नसीहत दी जा रही थी, राजनीति कैसे करी जाती है, कांग्रेस के प्रवक्ता बताने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तब भी इनको कहा राजनीति तब करी जाती है जब आप जनता आपने ऑलरेडी बोल दी बीच ना, में रह आपने के बोल दी आदर ना के already। साथ आपने जनता बोल के दी लिए already। काम करते हैं। आपने राजनीति कैसे बोल करी दी। जाती अभी है, आपने ये कोट किया, नसीहत। अभी आपने कोट किया, इससे पहले आपने अब से थोड़ी देर पहले सारे उदाहरण के साथ कोट किया, कर चुके ना आप, अब उसको दोहरा के नहीं होगा ना। उसको डिफेंड कर रही है? बोलिए चारू, एक मिनट पूछ लीजिए ना, क्या चारू प्रज्ञा उसको डिफेंड कर रही है? चारू जल्दी से प्लीज क्लोजिंग कमेंट खत्म करें। प्रधानमंत्री की शब्दावली को डिफेंड कर रही है चारू प्रज्ञा? एक बार जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में, देश जान जाएगा कि आप महिलाओं के लिए जो शब्दावली प्रधानमंत्री ने प्रयोग की है उसका डिफेंड करने का काम कर रही है या उसका कांग्रेस में भरे पड़े हैं। चारू जल्दी बोलेंगे प्लीज। जी नहीं, ऐसा है कि मैं जब इनको वो सारे शब्दों का इस्तेमाल का एक सूची बना के पूरी सुना रही थी, तब इनके कानों पर जू भी नहीं रेंग रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनको जवाब देने के लिए किसी चारू प्रज्ञा या भाजपा के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। इनको जवाब लगातार देश की जनता मुंह तोड़ तरीके से देती आ रही है। हर बार जब ये हारते हैं, अपने अलायंस पार्टनर्स का, साथियों का सहयोग लेने के बाद भी इनको ये समझ में आ जाता है कि इनका लेवल 2-3-4% वोट पाने का ही है, 5-6-60 सीट पूरे प्रदेश में पाने का ही है। तो इनको समझ आना चाहिए दे आर गोइंग टेरिबली रॉन्ग। ये इनकी असलियत है, और जिस दिन इस असलियत को ये जान के समझ के थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने लगेंगे, सोचने लगेंगे, आईना देखने लगेंगे, इन्हें खुद समझ में आ जाएगा। देश किसको नकार रहा है ये दिख रहा है। आप लोग बैठकर ये तय कर लीजिए, और उसके लिए अगर सदन का सत्र भी बुलाना पड़े तो ये तय कर लीजिए कि किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की राजनीति आप लोग चाहते हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, किस तरीके की राजनीति आप लोग चाहते हैं, मुल्कों की राजनीति चाहते हैं, या फिर अपनी सीमाएं लांघने वाली राजनीति आप लोग चाहते हैं। बैठकर आप चर्चा कर लीजिए, और अगर इतनी ही विफल ये सरकार है ईशान, तो कांग्रेस की सरकार ला दीजिए, जनता को बोलिए कि आपको चुन ले, और जब ये कर ले, जब ये कर लेंगे, जब ये कर लेंगे, तब ये बताइएगा, तब ये बताइएगा कि अभी की सरकार कितनी सफल है और कितनी विफल है। एक प्रगति के पथ पे आप देखेंगी। आज की चर्चा में आप भी टीवी फिलहाल रहेंगी, इतना आप भी ही। एंकर रहेंगे, उस समय हम भी चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया, हम भी देखेंगे, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट, भाग रहा था और ऑल द बेस्ट, सवालों के जवाब, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चारू प्रज्ञा, ईशान त्यागी, सूर्य प्रकाश, मैथिल जी, प्रेम जी, आपका धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।